जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। स्टूडेंट, हम हर हफ्ते नर्सिंग असिस्टेंट का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो इस वीक भी हम नर्सिंग असिस्टेंट का आप लोगों के लिए कंप्लीट 50 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, बिल्कुल आपकी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। 50 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो पेपर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑफर मिल रहा है, दिवाली ऑफर मिल रहा है स्टूडेंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा NA597, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा NA597 ये कूपन कोड आपको यूज करना होगा, जिससे ये जो बैच है 821 का है और आपको मिल जाएगा 597 में। जो बच्चे एग्जाम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं और बिल्कुल डीप में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको ये याद भी रहे, पढ़ते तो सभी है लेकिन याद नहीं रहता है, तो मैंने जो आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट करी है नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की, इसमें मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट को डीप में पढ़ाया है। और जहाँ पर ट्रिक यूज हो रही है, जैसे जीके हमें याद नहीं रहता है तो वहाँ पर ट्रिक भी आप लोगों को जीके ट्रिक के साथ पढ़ा, तो वहां पर मैंने जीके आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया है। बायोलॉजी में भी कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते हैं लंबे समय के लिए, तो वो भी इस बैच में मैंने आप लोगों को ट्रिक के साथ पढ़ाया है। मैथ्स भी मैक्सिमम ट्रिक और फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किए हैं इस बैच में। तो बैच ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस बैच में आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, साथ में PDF मिलेगी और टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम होता है उसी तरह से आपको इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा और आप टेस्ट भी दे पाओगे पढ़ने के बाद। ये जो बैच है आपको 1 साल तक अवेलेबल रहेगी, दोनों लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी इस बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारा जो डिस्प्ले हो रहा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप क्वेरी कर सकते हो रिलेटेड टू द बैच एंड ऑफर्स। चलिए अब हम हमारा टेस्ट पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जीके का पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है? गोल्डमैन अवार्ड आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ये एमसी लखनऊ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अवार्ड्स पूछे जाते हैं कि कौन से फील्ड्स में ये जो अवार्ड दिया जाता है, तो गोल्डमैन किस क्षेत्र में दिया जाता है स्टूडेंट? तो अगर आपने आंसर टिक किया है पर्यावरण संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन डे फॉल्स। यूनाइटेड नेशन डे की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? तो अगर आपने आंसर टिक किया है 24 अक्टूबर, तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। इसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यह वैज्ञानिक अपने सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, कौन है? द साइंटिस्ट इज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हु इज ही? कौन है जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी? या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि थ्योरी रिलेटिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टूडेंट, किसके द्वारा दिया गया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अगर आपका आंसर है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, DRDL का मतलब क्या है? DRDL स्टैंड फॉर द, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। DRDL इंपॉर्टेंट है, अभी चंद्रयान से रिलेटेड भी है इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो DRDL क्या है? ये हमारी डिफेंस में जितनी भी रिसर्च होती है रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, उससे जुड़ा हुआ है DRDL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? इट्स रिलेट टू द डिफेंस रिसर्च, तो ऑब्वियसली इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। किसको मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? तो फेदोमीटर का कंसेप्ट है स्टूडेंट, इको का कंसेप्ट है। इको क्या होता है? अगर आप साउंड क्रिएट कर रहे हो, साउंड आपका सोर्स से जा रहा है और रिटर्न वापस आपको सुनाई देता है, तो इसे कहा जाता है इको। तो इस सिद्धांत पर फेदोमीटर काम करता है। तो इको का यूज हम किसको मेजरमेंट करने के लिए कर सकते हैं? क्या रेनफॉल? रेनफॉल को हम इको से मेजर कर नहीं सकते। रिटर्न साउंड जिसे इको कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी, नो। अर्थक्वेक, रीचर स्केल का उपयोग किया जाता है।
तो सागर की गहराई, डेप्थ ऑफ द ओशियन मेजर करने के लिए फीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें साउंड भेजा जाता है और वो साउंड जो धरातल होता है, जो बेस होता है, वहां से रिटर्न होके अगेन आ जाता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हैं किसमें, फेदोमीटर में, जिसका उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। और इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा कि समुद्र की गहराई को मापने की यूनिट क्या है, तो फीडोमीटर से ही बनी है, तो क्या हो सकती है स्टूडेंट, वो फेदम। दिस इज द यूनिट फॉर द मेजरिंग डेप्थ ऑफ द ओशियन। ठीक है, तो यहाँ फीडोमीटर से ही ये यूनिट बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो स्टूडेंट, मैंने जीके की क्लास, स्पोर्ट्स की क्लास जो है बेच में आप लोगों को पढ़ाई है, उसमें मैंने सारी जो ट्रॉफीज जैसे डूरंड कप है सब मैंने आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको डूरंड कप की। डूरंड मतलब दूर से रन करना, दूर से, डूरंड मतलब दूर से रन करते हुए किक मारना या फिर मारना बॉल को। तो दूर से दौड़ते हुए बॉल को मारा जाता है, किस गेम में मारा जाता है? फुटबॉल। तो डूरंड कप इज रिलेटेड टू द फुटबॉल। इस तरह से बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलेगी, बेच जिन्होंने ज्वाइन करी उनको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट, कहाँ पर सिचुएटेड है स्टूडेंट? आपने नाम पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पर सिचुएटेड है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहा जाता है, न्यूयॉर्क, यूएसए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अंकारा और इस्तांबुल शहर किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? तुर्की में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री जवाबदेह हैं, किसके लिए जवाबदेह हैं? मतलब किसको जवाब दे सकते हैं, आंसर किसको कर सकते हैं? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो ये किसको आंसर दे सकते हैं, किसको जवाब दे सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, भारत के प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? G20 का पहला समिट 2008 में हुआ था स्टूडेंट, और कहाँ पर हुआ था ये? तो जल्दी आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मैच कर लीजिए। वैसे G20 तो बहुत कॉमन टॉपिक है और आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, क्योंकि अभी G20, चंद्रयान 3 ये करंट अफेयर हैं, इनमें से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो कहाँ पर हुआ था? यूएसए में। यूएसए में कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? यूएसए में, 2008 में। ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट केमिस्ट्री, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? कंपाउंड इज नॉट अ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, यौगिक क्या होता है? जो एक ही प्रकार के, कंपाउंड क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें जो एलिमेंट्स है उनका रेशो फिक्स होता है, और मिक्सचर में रेशो फिक्स नहीं होता है, कुछ भी आप मिला दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, सब डाल दो, तो मिक्सचर बन जाता है पूरा। लेकिन अगर रेशो फिक्स होता है, जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स है, तो ये क्या है? इनका अनुपात फिक्स होता है तत्वों का, तो वो यौगिक होते हैं, कंपाउंड्स इन विच रेशो आर फिक्स। तो कौन सा कंपाउंड नहीं है? ब्रास, अनबुजा, चूना, क्विक लाइम, मार्बल, सोडा ऐश। तो ब्रास की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन अलॉय, ये एक अलॉय है, मिश्रण है स्टूडेंट, जो कि किससे बना है? कॉपर प्लस जिंक का कॉम्बिनेशन होता है ये, इसमें रेशो फिक्स नहीं है ब्रास में। तो राइट आंसर क्या हुआ? दिस इज द मिक्सचर, दिस इज द अलॉय, नॉट अ कंपाउंड। अनबुझा चूना, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, सभी को पता है इसमें रेशो फिक्स होता है। मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसमें भी रेशो फिक्स होता है। सोडा ऐश, सोडा ऐश किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, दिस इज सोडा ऐश, इसमें भी रेशो फिक्स है। तो ये सभी क्या हैं? कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जिनका आंसर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि आपको इनको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली पूछ ही लिए जाते हैं, तो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
उदासीन परमाणुओं में समान संख्या में क्या मौजूद होते हैं? तो मैंने आपको हर बार आपको बताती हूँ, मैंने केमिस्ट्री की क्लास भी ली थी, उसमें भी आपको बताया था कि जो न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रल एलिमेंट्स नहीं, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, न्यूट्रल एटम्स में क्या इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन न्यूट्रल एटम। उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट है, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा है? द मेन एलिमेंट यूज्ड इन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो किसका उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट नाम सुना होगा आपने, गंधक का, यानी कि सल्फर का। जी हाँ, जिनका आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट है। सल्फर को 1200 डिग्री सेल्सियस के साथ 2 से 3 घंटे तक इसमें गर्म किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण की प्रोसेस में। चलिए, ये टेम्परेचर कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं उन्हें एलिमेंट कहा जाता है। अब क्या टोपाज है, रूबी है, डायमंड या फिर नीलम? तो स्टूडेंट ये रूबी, पुखराज, नीलम ये सभी या तो अयस्क हैं या फिर कंपाउंड्स है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये सभी क्या हैं? दीज आर दी कंपाउंड। अगर हम हीरे की बात करें तो हीरा क्या है? इट्स एन एलिमेंट, कार्बन का अपरूप कहा जाता है, एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, एंड प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो दिस इज एन एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीकरण भी कर सकता है और अपचयन भी कर सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों परफॉर्म कर सकता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो क्या है इसमें से? नाइट्रिक एसिड, अमोनिया। चलिए पहले तो मैं इनके फॉर्मूला बता देती हूँ, फॉर्मूला नाम सुन के आपको याद होना चाहिए। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3, दिस इज द नाइट्रिक एसिड। अमोनिया NH3। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO2। और नाइट्रोजन पेरोक्साइड क्या है? NO2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं। अब इन्होंने पूछा इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह काम करता है। तो नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। और इसके अलावा कौन ऑक्सीकारक की तरह काम करता है? नाइट्रोजन पेरोक्साइड। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, इसलिए ये ऑक्सीजन को दे देना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना, तो इनका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन हो जाएगा तो ये क्या काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे ना। अमोनिया के पास तो हाइड्रोजन ही, और हाइड्रोजन को दे देना, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड की। तो नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, इसके पास हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, ये दोनों को ये डोनेट कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमा कौन कर देता है? इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लो डाउन बाय विच। तो ग्रेफाइट की रोड तो हमने पढ़ी, लेकिन यहाँ पर आंसर कहीं है नहीं ग्रेफाइट का। हेवी वाटर, भारी जल का उपयोग भी किया जाता है। जिन्होंने आंसर ऑप्शन ए टिक किया उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्निर्मित फाइबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रीजनरेटेड फाइबर्स। तो रीजनरेटेड फाइबर, पुनर्निर्मित फाइबर का ऐसा मतलब नहीं है कि उससे फाइबर बना दो और फिर तोड़ मरोड़ के फिर से फाइबर बना दो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको रीजनरेट कर दो। रीजनरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमें नेचुरली मिलते हैं, मतलब जो नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, उन्हें रीजनरेटेड फाइबर, नेचुरली नहीं मिलते हैं, नेचुरल सब्सटेंस से क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है रीजनरेट फाइबर्स। जिनमें केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, केमिकल प्रोसेस नहीं की जाती है, वो होते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स। तो अगर हम टेरिलिन, रेयन, नायलॉन और रेशम तो हमें नेचुरली मिलता है, तो ये तो बिल्कुल नेचुरली ही मिलता ही, ये बनाने की जरूरत नहीं, बनाया गया लेकिन नेचुरल कंपोनेंट से बनाया गया, वो होता है रीजनरेटेड पुनर्निर्मित फाइबर।
अब यहाँ पर नायलॉन और टेरिलिन जो हैं ये केमिकल फाइबर्स होते हैं, केमिकल मेथड से क्रिएट किए जाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, केमिकल से क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो रेयॉन है वो किससे क्रिएट किया जाता है स्टूडेंट? प्लांट सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है ना, उससे क्रिएट किया जाता है क्या? रेयॉन। इसलिए क्या है? रीजनरेटेड फाइबर होता है। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में शुद्ध पदार्थ कौन सा है? हु इज द प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द लिस्ट बिलो? प्योर सब्सटेंस जो नेचुरली मिलता है जिसमें मिक्सचर या कंपाउंड नहीं होता है, तो शुगर, नींबू का पानी, पानी और नींबू का मिक्सचर हो गया, वायु तो मिश्रण है ही है, समुद्र के पानी में बहुत सारे सॉल्ट और बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या है? मिक्सचर है। तो राइट आंसर क्या हुआ? चीनी। शुगर क्या है? एक प्योरेस्ट फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट है, सूत्र आपको दे रखा है फॉर्मूला C6H14, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट विच हाइड्रोकार्बन? किस हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है? C6H14। तो ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट? अगर आप इसको कंपेयर करो CnH2n, 6 दूनी 12 प्लस 2 14, CnH2n ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? एल्केन, है ना। और जिसमें 6 कार्बन होते हैं उसे हेक्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा? एल्केन में हेक्स जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन। तो राइट आंसर क्या होगा? ये हेक्सेन है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। और ये हेक्साइन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, हेक्सेन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, प्याज काटने और छीलने की किसकी उपस्थिति के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? जब प्याज काटे, पक्का किसी न किसी ने तो काटे ही होंगे, आपने, हम तो काटते ही हैं खैर। तो जब काटते हैं तो आंखों से बहुत सारा पानी बहता है। क्यों बहता है स्टूडेंट? क्या ऐसा प्रेजेंट होता है प्याज में? तो स्टूडेंट इसकी जो सेल्स होती है उसमें सल्फर पाया जाता है, गंधक, जिसकी वजह से हमें आंसू आ जाते, टीयर्स आ जाते। तो राइट आंसर क्या हुआ? सल्फर। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? CH4। क्या है ये? मीथेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या होगा? टाइन, दैट मीन्स एल्काइन। अब एल्काइन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें ब्यूटाइन, ब्यूट अगर वर्ड आ जाता है दैट मीन्स कार्बन कितने हुए? 4। अब 4 वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। C4, 2 दूना 4, C4, 4 दूना 8 और -2 6, C4H6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ब्यूटाइन। इसके लिए आपको हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन तीनों के फॉर्मूले याद होना चाहिए। और ब्यूट किसे बोलते हैं, प्रोप किसे बोलते हैं, पेंट किसे बोलते हैं, हेक्स, ये भी पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट? ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नीला लिटमस पेपर किसके घोल में लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा? तो लिटमस पेपर किसके साथ लाल रंग देता है? कन्वर्ट इनटू रेड सॉल्यूशन विथ एसिड। बहुत कॉमन है, अम्ल के साथ देता है। और बेस के साथ क्या हो जाता है? लिटमस पेपर का कलर नीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो धर्मिता के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? अ डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट? मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास जो है एटॉमिक मास, उसके मेजरमेंट में यूज किया जाता है। साइक्लोट्रॉन भी नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर तो पता ही है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है इसमें। GM काउंटर, दिस इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण जो इलेक्ट्रॉन के समान है, पार्टिकल विच इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जैसा, सेम टू सेम, क्या है? पॉजिट्रॉन है, बीटा पार्टिकल, फोटोन या मेसॉन? फोटोन और मेसॉन तो हो नहीं सकता, फोटोन तो एनर्जी के बंडल्स होते हैं। अब बीटा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो बीटा पार्टिकल, नेगेटिवली बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। और पॉजिटिवली जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें, मास भी इनका इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के समान होता है लेकिन चार्ज इस पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये क्या है? पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ? बीटा पार्टिकल। और अगर नेगेटिव बीटा पार्टिकल दिया हो ऑप्शन में तो वो टिक करिएगा, वो ज़्यादा करेक्ट बैठेगा। अभी यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दिया नहीं है तो हम बीटा पार्टिकल पर ही टिक करेंगे। चलिए
चलिए नेक्स्ट सेक्शन स्टूडेंट बायोलॉजी का, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपके मार्क्स अच्छे से कवर करेगा और आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। किसी भी कवक की कोशिका भित्ति पौधों से किस प्रकार भिन्न होती है? कवक की कोशिका भित्ति और पौधों की कोशिका भित्ति में क्या डिफरेंस होता है? सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट। तो क्या डिफरेंस होता है? दोनों में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है, लेकिन उन किससे बनी ये डिफरेंस होता है। तो हमें पता है कि जो कवक की कोशिका भित्ति वो किससे बनी होती है स्टूडेंट? काइटिन, है ना। और पौधों की किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। ये ध्यान रखिएगा। तो क्या डिफरेंस है? काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, सेल वॉल। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? मैमल्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैमल्स के शरीर पर बाल होते हैं, दे पोजेस हेयर ऑन देयर बॉडी। जी हाँ, ह्यूमन मैमल्स में आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मैमल में आते हैं, सभी के शरीर पर बाल होते हैं, करेक्ट है। इनमें से कुछ अंडे देते हैं। जी हाँ, मैमल्स दो टाइप के होते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं, कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। तो जो अंडे देते हैं, ले एग करते हैं, उन्हें उनका एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ मैं, प्लेटीपस। प्लेटीपस एक एनिमल है, मैमल है जो कि अंडे देता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। क्या 3 कक्षीय होता है? नहीं। ह्यूमन, हमारा हार्ट ही ले लीजिए, कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। कुछ जलीय हैं, सम आर एक्वेटिक होते हैं, कुछ जलीय मैमल्स भी होते हैं, जैसे व्हेल मैमल है, पानी में रहती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? इनका हृदय 3 कक्षीय नहीं 4 कक्षीय होता है। दे हैव 4 चैम्बर हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट नहीं, साइटोप्लास्ट में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। और इसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या बनता है? पायरुविक एसिड। बहुत कम एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीजनेशन कहलाता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो कौन प्रोड्यूस करता है इसको? डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छे से पढ़ा होगा तो बता दोगे इसका आंसर। पेनक्रियाज, अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। और ये किसका लाइपेज जो है किसका डाइजेशन करता है स्टूडेंट? इट डाइजेस्ट फैट्स, वसा को ये डाइजेशन करने का काम करता है लाइपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले की उपस्थिति जीवन के लिए खतरनाक क्यों होती है? अब आपका ब्लड फ्लो हो रहा है इस तरह से और फ्लो के बीच में बबल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? आपका जो ब्लड का नॉर्मल फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे हार्ट अटैक होने की संभावना है ना। तो क्या होगा? वायु रक्त के साथ मिलकर संकुल बना लेगी, कंबाइन विद द फॉर्म कॉम्प्लेक्स। नहीं, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं और तो रुक जाएगा। रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। जी हाँ, द फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑब्स्ट्रक्टेड, रुक जाएगा। रक्त का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा, नहीं। प्रेशर ऑफ द ब्लड नॉट इंक्रीज। क्या होगा? रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑब्स्ट्रक्टेड और हार्ट अटैक आने की संभावना रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा होता है? अनयूजुअल कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज, ब्लड सेल्स और एल्बुमिन, ये 3 चीजें अगर आती है ज्यादा क्वांटिटी में तो ये क्या होती है? अनयूजुअल होती है। अनयूजुअल कंपाउंड नहीं निकलना चाहिए। तो क्या होगा इसमें? एल्ब्यूमिन। बाकी ग्लूकोज और ब्लड सेल्स भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जिन्होंने आंसर बी टिक किया उनका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल इमोशन रिएक्शन इन आवर बॉडी इज हाइपोथैलेमस। और इसके अलावा ये भूख, प्यास, हमारे इमोशन, खुश होना, दुख होना, दर्द, ये सभी कौन हैंडल करता है? हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मादा फूल के किस भाग में निषेचन होता है? इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो किस में होता है स्टूडेंट? स्टिग्मा, फिलामेंट, ओवरी, स्टाइल, वर्तिका, वर्तिकाग्र, फिलामेंट। इसमें होता है ओवरी में होता है, अंडाशय में। तो जिनका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के उपयोग से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज ड्यू टू द यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। दूषित पानी से कौन सी बीमारी फैलती है? क्या फ्लू फैलता है? ये तो वायरस से, मलेरिया, मच्छर से, ट्यूबरक्लोसिस,
टीवी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है। तो राइट आंसर क्या हुआ, हेजा कोलेरा, ये दूषित पानी में पाया जाता है इसका वाहक। चलिए नेक्स्ट है, मीठे पानी यानी अलवणीय अलवण जलीय में रहने वाले या फिर पानी में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर प्लांट्स लिविंग इन फ्रेश वाटर इज नोन एज हाइड्रोफाइट्स। अधिपात तो जो दूसरे पौधों के ऊपर सपोर्ट के लिए रहते हैं उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद, जो मरुस्थल डेजर्ट में पाए जाते हैं, और हाइड्रोफाइट्स जो पानी में पाए जाते हैं, जलमग्न सबमर्ज भी हो सकते हैं या फिर फ्लोटिंग प्लांट्स, दोनों आते हैं इस कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट है, हृदय में मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली की 2 परतों से ढका हुआ है, तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। हार्ट जो है हमारा मेम्ब्रेन से कवर होता है, उन मेम्ब्रेन का नाम क्या है, उसे क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है, टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फेटस इन द यूटेरस। तो यूटेरस में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपने डायग्राम में देखा होगा, उसे क्या कहा जाता है, जो बच्चे को भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, उसे प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो सेल के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, या फिर कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कौन करता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस केंद्रक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच। एपीकल्चर शहद की मक्खी हनी बी को पालन करना एपीकल्चर कहलाता, करेक्ट है। सेरीकल्चर सेरी से सिल्क, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सिल्क वॉर्म का पालन करना सिल्क के लिए। पीसी कल्चर लाख का कीड़ा, पीसी स्पाइसेस मीन मछली, तो ये तो मछली पालन है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। फिश का जो है पालन करना उसे कहा जाता है पीसी कल्चर। हार्टिकल्चर फूलों की जो है खेती करना उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये गलत है, ये मैच करेक्टली नहीं है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, मायोसिस टेक्स प्लेस इन, क्या ये सोमेटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, दोनों में होता है, फिर किसी में नहीं। तो किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है जनन कोशिका, उसमें ये प्रोसेस अर्धसूत्री विभाजन की, जिसमें सेल्स 2 इक्वल चाइल्ड सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ये प्रोसेस होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। चलिए नेक्स्ट पोर्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। फिजिक्स का 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपको मैरिड में आना है तो ये और जीके, ये तीनों आपको बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता। तो इनको आप ऐसा मत सोचिए कि हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर इजी आया और मार्क्स बहुत ज़्यादा हुए सिलेक्शन के लिए, तो आप क्या करोगे, तो मैरिड में आने के लिए ये जो सब्जेक्ट है तीनों, जीके, फिजिक्स और मैथ्स, कंपलसरी है आपको करना। अगर आपका अच्छे से केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट हो जाता है तो इन सब्जेक्ट को भी पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाता है, क्यों गिर जाता है, क्यों, कौन सा नियम लगता है इसमें, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट, जब बस चलती है तो बस के साथ साथ जो व्यक्ति बैठा है वो भी उसके साथ साथ चलता है, उसके साथ साथ मूविंग कंडीशन में होता है, गतिमान अवस्था में होता है। लेकिन बस तो अचानक टर्न हो जाती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, लेकिन व्यक्ति उसी की उसी कंडीशन, मूविंग आगे की ओर मूविंग कंडीशन में ही रह जाता है। इसलिए बस तो मुड़ गई और व्यक्ति उसमें से बाहर गिर गया। तो ये कौन सा नियम होता है जिसमें वो अपनी गति बस की गति के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जड़त्व, इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ द मोशन। मोशन की कंडीशन में था, वो रेस्ट में नहीं आ पाया, उसको रेस्ट में होने के लिए टाइम लगेगा ना। तो कहते हैं ना, पहला नियम है न्यूटन का कि जो व्यक्ति स्थिर अवस्था में तो स्थिर में ही रहेगा, गतिमान अवस्था में गतिमान अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, जब तक वो मोशन में ही रहेगा, या फिर रेस्ट में है तो रेशन में। ये जो है नियम क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ द मोशन। तो इसके कारण व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है। नेक्स्ट है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, किसके कारण दिखाई देता है, कौन सा नियम यहाँ पर लगता है स्टूडेंट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, फैल जाना। तो प्रकाश क्या होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित एटमॉस्फेयर में जो धूल के कण प्रेजेंट होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स, उनसे टकराता है, और ये टकराने के बाद ऐसे स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है। तो इसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन फैलने से ये आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, लाल हरा पीला क्यों नहीं दिखाई देता है, तो स्टूडेंट
लाल जो है रेड और वायलेट और ब्लू, इसकी जो है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य जिसे कहा जाता है, ये क्या होती है, बहुत कम होती है, कम, लो। और इसकी जो होती है स्टूडेंट, ब्लू यानी कि नीले की और बैंगनी की ज़्यादा होती है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है स्टूडेंट, स्कैटरिंग, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेवलेंथ अगर कम होगी तो स्कैटरिंग उस कलर की ज़्यादा होगी। अब प्रकाश में सातों कलर होते हैं, तो 7 कलर में से जो वायलेट और ब्लू यानी नीला कलर है, नीला कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा फैल जाता है। इसी के कारण जो आकाश है हमें क्या दिखाई देता है स्टूडेंट, नीला दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य कम होती है और स्कैटरिंग जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी कम तरंग दैर्घ्य होगी उतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी उस कलर की, इसलिए ब्लू की ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसलिए पूरा ब्लू ब्लू हमें नीला नीला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, लाल की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए लाल दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो स्टूडेंट, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डायनामो की इस चीज को परिवर्तित करने के लिए एक उपकरण है, तो डायनामो का यूज किसके लिए किया जाता है, किसको कन्वर्ट करता है स्टूडेंट, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है डायनामो का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव आंख में निकट दृष्टि को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है, पता होना चाहिए आपको। किस दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दैट मीन्स शॉर्ट साइट, नियर साइट, जिसमें दूर की वस्तुएं, नाम उल्टा है लेकिन दूर का कम दिखाई देता है, उसे कहा जाता है शॉर्ट साइट, निकट दृष्टि दोष। तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट, उसमें कॉनकेव लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। टेस्ला, वेबर, एम्पियर तो किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट की, ओम रेजिस्टेंस की यानी कि प्रतिरोध की होती है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। ध्यान रखिएगा, टेस्ला, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको एम्पियर पर मीटर, अगर एम्पियर पर मीटर आ जाता है तो उसी को ही टेस्ला बोलते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू एम्पियर पर मीटर। ये दोनों यूनिट किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट पूछी जाती है, सारी करके जाइएगा। नेक्स्ट है, मैथ्स का सेक्शन है स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं हम। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। दो संख्या हमने मान ली एक्स और वाई, और हमें पता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो पहला तो हमने ये इक्वेशन बना ली। दूसरा इन्होंने कहा है कि एलसीएम जो है वो किसके बराबर है, एचसीएफ का 4 गुना है। तो जिसका 4 गुना है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बोल रहे हैं कि जो एलसीएम है और एचसीएफ है, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 125, इनका योग। ये 3 इक्वेशन इन्होंने दी और बोला है कि एक संख्या, इसमें मान ली हमने एक्स, वो कितनी है, 100 है। तो दूसरी संख्या बताइए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का सम 125 दिया है, तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू हम रख लेते हैं 4HCF इस इक्वेशन से। तो वो कितनी हो जाएगी, 4HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 125। चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5HCF, 5HCF हो गया इज इक्वल टू 125। तो यहाँ HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो HCF की वैल्यू आ गई 25। अब HCF की 25 आ गई तो LCM भी निकाल लेते हैं। वो कितना आ जाएगा, 4 ऑफ HCF 25 चौक 100। तो LCM की वैल्यू हमारे पास है 100, एक वैल्यू भी है हमारे पास। HCF की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। X की वैल्यू तो 100 ऑलरेडी दे रखी है, Y हमसे पूछा है दूसरी संख्या, LCM हम ऑलरेडी 100 निकाल चुके हैं, और HCF की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 25। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो दूसरा नंबर क्या आया स्टूडेंट, 25। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। बस कैलकुलेशन करना है, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, एचसीएफ और एलसीएम में मैंने पढ़ा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है दो नंबरों का गुणनफल। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन दिया है और उसको सिंप्लीफाई करना, तो बोर्ड मास रूल ध्यान रख लीजिएगा। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, बी से पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से
एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ये सीक्वेंस है सॉल्व करने के। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट में भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद ये वाला, और देन आफ्टर ये वाला ब्रैकेट सोल्व होता है। ये सीक्वेंस होती है ब्रैकेट को सोल्व करने की। सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 3। पहले प्लस सोल्व करना है, माइनस से पहले हमें प्लस सोल्व करना है, एडिशन सोल्व करना है सब्ट्रैक्शन से पहले। तो एडिशन सोल्व करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 - 3 हो जाएगा 0 और हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से क्या, -6। ठीक है, अब ये ब्रैकेट है और इसके बाहर क्या है, -3। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया, हट गया यहाँ से। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन 9 आपको क्या मिला, प्लस का मिला। और इसके आगे क्या है, 4 माइनस का, है ना। ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब यहाँ पर इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगी। 4 - 5 कितना होगा, माइनस का 5 मिलेगा। लेकिन इसके आगे क्या है, ये है, क्या है, 5 और माइनस भी लगा। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। 0 मत कर देना, बहुत सारे का आंसर 0 भी आ सकता है। तो राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट, ऑप्शन ए। ये सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास रूल से सॉल्व होगा। बोर्ड मास रूल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए तथा अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत इतना हो जाता है। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर। अब हमें नहीं पता कितने नंबर है, मान लिया हमने x नंबर है, तो x नंबर जो है इनका सम, एवरेज किसे निकाला जाता है, जितने भी नंबर दिए हमने, मान लिए x नंबर है, इनका सम और कितने नंबर हैं, x नंबर है, वो होता है एवरेज। जो कि कितना दिया है, कितना दिया, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो सम है, नंबर का सम है, वो आ जाएगा कितना, 15x। आगे क्या दिया है, यदि पहली संख्या, तो ये सम जो है, इस सम में पहली संख्या s में पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और कोई सी भी लास्ट संख्या होगी, मुझे नहीं पता, सम में ही आएगी वो, उसमें क्या कर दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो औसत कितना हो जाएगा, तब एवरेज कितना हो जाएगा, 70.5। नंबर तो x ही रहेंगे ना। आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x ऑफ सम कितना आया, 30 - 5 कितना होगा, 25। और ये प्लस का 25 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17.5x आया यहाँ पर। अब x ऑफ s की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है, 15x है। 15x और ये प्लस 25 इज इक्वल टू 17.5x। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 बराबर कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2.5x। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी स्टूडेंट, 25 डिवाइड बाय 2.5, तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई, 10 आई। तो x क्या था, हमने क्या एज्यूम करा था, कितने नंबर से संख्याएं कितनी है, ये नंबर्स, ये सम था और ये नंबर था, तो नंबर कितने आए, 10 आए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जिनका आंसर ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक राशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। Sum of amount is double in 8 year by the simple interest, then the rate of simple interest per annum is found। रेट आपको पढ़ना, इन्होंने कहा सम। सम क्या होता है, मिश्र धन को सम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला ये मिश्र धन है। मिश्र धन किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि साधारण ब्याज प्लस मूलधन के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो ये सम है 8 साल में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब किसका दुगना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसका दुगना हो जाएगा। तो 2p, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 प्लस p। ये p इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, p मिलेगा, इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ये p से p कैंसिल हो गया। अब क्या क्या दिया है, टाइम दिया है 8 वर्ष, तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इधर 100 आ जाएगा, इधर रेट तो पूछा है, टाइम 8 वर्ष दिया है। 8 × 8, 8 × 8, 8 दूना 16.5। तो कितनी आई स्टूडेंट, रेट की वैल्यू 12.5%। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया बिल्कुल करेक्ट। बहुत इजी, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ही। थोड़ा आपको अगर क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना आता है तो आप इसको कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बैग में 4 सफेद, 5 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। बैग में यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती है, तो उनमें से लाल होने की प्रायिकता क्या होगी।
अब बैग में टोटल कितनी बॉल है स्टूडेंट, 4 वाइट 5 रेड और 6 ब्लू, यानी 6 4 10 और कितनी 15, टोटल 15 बॉल है। अब 15 बॉल में से आपको कितनी बॉल निकालना है, 3 बॉल निकालना है। इन्होंने कहा कितनी, यहाँ पर 3 बॉल्स, तो 15 में से 3 निकालने के तरीके क्या है, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाल होना पूछा है ना, सीक्वेंस मैटर करती है तो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ से आपका n ऑफ s दैट मीन्स टोटल क्या निकलेगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 15 ऊपर जो लिखा था उसका फैक्टोरियल लगा देते हैं, नीचे वाला माइनस करके फैक्टोरियल लगा देते हैं और नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना होगा, 15 14 13 और मैं आगे इसको 12 फैक्टोरियल करके छोड़ देती हूँ। 12 के बाद 11 10 9 8 1 तक इसको पूरा लिखते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रही, क्यों, आगे आपको समझ में आएगा। 15 माइनस 3 कितना होगा, यहाँ पे 12 और ये फैक्टोरियल लगा दिया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे फैक्टोरियल उल्टा उल्टा करके रिवर्स में जाके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाके हम सॉल्व करते हैं। तो ये 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो गया। 3 5 ज़ा 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14, 13 से 3 91, 13 7 ज़ा 91 हो गया और 91 इंटू 5 कितना होगा, 5 1 ज़ा 5 5 9 45। ये हो गया हमारा क्या, n ऑफ s। चलिए टोटल निकल गया। प्रोबेबिलिटी में हमें क्या चाहिए, टोटल और जो रिक्वायरमेंट है वो। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, जो रिक्वायरमेंट है वो, यानी कि n ऑफ e निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इन्होंने क्या पूछा है, 3 बॉल निकालना है रेंडमली, और कौन सी बॉल निकालना है, 3 लाल कलर की होना चाहिए। तो लाल कलर की टोटल बॉल कितनी है, 5, और उसमें से आपको कितनी 3 बॉल निकालना है। तो ये लाल गेंद निकालने के तरीके हो गए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसको NE से डिनोट करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, जिसको मैं खोल लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ। 3 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10। तो n ऑफ e स्टूडेंट कितना आया, 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होगी n ऑफ e डिवाइड में n ऑफ s। क्या आपकी रिक्वायरमेंट है वो कितनी आई, 10, और टोटल हम कितना निकाल चुके हैं, 45। ठीक है, तो यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी स्टूडेंट, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 5 9 ज़ा 45 5 1 ज़ा 5, 2 डिवाइड बाई 91 इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट ये प्रोबेबिलिटी का सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे टफ भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी करके जाना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो स्टूडेंट ये था हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का कंप्लीट टेस्ट पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, अभी भी नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नर्सिंग असिस्टेंट की जो लेटेस्ट अपडेट है और जो भी अपडेट है हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ जाइए, आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलती रहेगी, चैनल पर मिलती रहेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, व्हाट्सअप चैनल पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो इनको ज्वाइन करना ना भूले, और अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए सुनहरा मौका है। 597 NA 597 कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, एक बार वो बता देती हूँ, NA 597 ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है ऑफर के लिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।